प्रिय छात्रों, स्वागत है आपका विवेकानंद आईएएस के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग जो है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, आज का जो हमारा ये टॉपिक है ये FCRA यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के बारे में है। और ये जो FCRA कानून है इसका एनजीओ पर क्या प्रभाव पड़ा है, यानी कि भारत में जितने भी जो गैर सरकारी संगठन है उस पर क्या प्रभाव पड़ा है। देखिए, आजकल के दौर में जो है वर्तमान में यह बहुत ही बर्निंग इशू यानी चर्चा का विषय बना हुआ है एनजीओ का टॉपिक। चूँकि भारत सरकार ने कुछ दिनों पहले जो है हजारों एनजीओ के जो विदेशी अकाउंट थे, यानी कि जहाँ से उनकी फॉरेन फंडिंग होती थी, उनके फॉरेन अकाउंट को बंद कर दिया था, कुछ दिनों के लिए प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है, तो हम ये जानें कि ये जो FCRA यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट क्या है, इसका एनजीओ पर क्या प्रभाव पड़ा है और आखिर ये किसके लिए काम करता है। देखिए, तो हम इस पर्सपेक्टिव से इसकी चर्चा करेंगे ताकि अगर इससे एक भी सवाल आपके प्रीलिम्स या मेंस, मैंने शॉर्टकट में यहाँ P लिख दिया है, P मतलब प्रीलिम्स या M मतलब मेंस, ठीक है, आपको समझाने के दृष्टिकोण से। तो अगर कोई भी सवाल आता है तो आप उसका आसानी से जवाब दे पाएँ। ठीक है, अगर आप देखिए एनजीओ का कोई भी सवाल बन सकता है। जैसे मान लीजिए एनजीओ का सवाल बन सकता है कि भारत में एनजीओ के बारे में कोई भी आंसर, कोई सा भी आप क्वेश्चन इसका आंसर लिखो तो एनजीओ का कोई भी सवाल बनेगा तो आप इसका जो एक स्टैंडर्ड जो डायरेक्शन ये होता है कि आप इसका 2 लाइन का इंट्रोडक्शन लिखिए, ज़्यादा नहीं, क्योंकि समय कम होता है आपके पास, लिखने के लिए मात्र 7 मिनट होगा। टोटल टाइम वैसे एक क्वेश्चन पर लगभग 8 मिनट का मिलता है, लेकिन आपको जो है कम से कम 1 मिनट सोचना भी पड़ेगा कि आप आंसर में लिखेंगे क्या। एक आंसर लिखेंगे क्या, तो थोड़ा इंट्रोडक्शन लिख दिए, थोड़ा उसका जो प्रो लिख दिए, यानी कि उसके बारे में सकारात्मक बातें। कौन्स का यहाँ मतलब ये हो गया, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिख दीजिए 2-3 लाइन का, फिर उसके बाद जो है थोड़ा सा उसका सकारात्मक बातें, यानी कि एनजीओ के द्वारा भारत में ऐसे कौन कौन से विकास कार्य किए गए हैं और इसका क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। ठीक है, इसकी भी चर्चा करेंगे। और ये जो FCRA यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है भारत में, देखिए ये जो FCRA यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है, इसको क्यों लाया गया, सवाल तो ये भी उभर कर सामने आता है। तो इससे भी सवाल बनेंगे, तो इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, हाल फिलहाल में बहुत सारी ऐसी घटनाएं भी घटी हैं जिसके कारण भारत सरकार ने FCRA कानून में बदलाव किया। पहले का कानून थोड़ा सरल था, लेकिन दिन ब दिन जो है इसको जो है और अधिक कठोर किया गया है FCRA कानून को। जैसे कुछ ऐसी घटनाएं घटी, आपको मैं वो उदाहरण दे देता हूँ। कुछ ऐसी घटनाएं घटी थी, जैसे तमिलनाडु में, शॉर्टकट में मैंने TN लिख दिया है, तमिलनाडु के कुडनकुलम में भारत सरकार का एक न्यूक्लियर पावर प्लांट बनने वाला था जो कि रसिया की सहायता से बना जा रहा था। ठीक है, तमिलनाडु के कुडनकुलम पावर प्लांट को जो है रूस की सहायता से बना जा रहा था, लेकिन उसका विरोध वहाँ के लोकल लोगों ने किया था, जो वहाँ के लोकल स्थानीय लोग थे। तो जब भारत सरकार ने इस पर जांच की तो पता चला कि इसको जो फंडिंग है, इस विरोध को, वो फंडिंग अमेरिका की एक एनजीओ दे रहा था। तो यहाँ से आपको पता ही होगा कि अमेरिका और रसिया के बीच में जो है संबंध बहुत विपरीत दिशा में है या बहुत ख़राब स्थिति में है। तो अमेरिका की एनजीओ फंडिंग कर रही थी वहाँ के लोकल लोगों को कि आप रूस में ये जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट का विरोध करो। एक तो ये हो गया। दूसरा एक और उदाहरण है, कुछ दिनों पहले गुजरात में एक उदाहरण पाया गया है, एक मिशनरी को पकड़ा गया है जो कि धर्मांतरण का कार्य करती है। वो वहाँ की एनजीओ थी जो ईसाई समुदाय का एक था, तो भारत सरकार ने उस पर कड़ी कार्रवाई की है। एक दूसरा उदाहरण आप उसको ये लिख सकते हैं, एक तो तमिलनाडु का कुडनकुलम वाला लिख दीजिएगा, एक तो ईसाई समुदाय का लिख दिया, धर्मांतरण कार्य। आपको किसी का नाम नहीं लिखना है। ठीक है, आंसर लिखने की टेक्निक ये होता है कि आप चीज़ें बता भी दें और जो है किसी का स्पष्ट विरोध भी ना हो। तो ईसाई समुदाय की आप सिर्फ इतना लिख दीजिए कि जो है धर्मांतरण गतिविधियों में वो लिप्त थे। एक कुडनकुलम का उदाहरण हो गया। एक और जो है तीसरा उदाहरण आप लिख सकते हैं, वो ये है कि जम्मू कश्मीर में जो है, देखिए जम्मू कश्मीर में बहुत सारा इंटरनेशनल फंडिंग होता है। और इंटरनेशनल फंडिंग जो है आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा। ये जो है पत्थरबाज हमारे जो भारतीय सेना के जवान हैं जो कि बहुत कठिन परिस्थिति में भारतीय सीमाओं की रक्षा करते हैं, वहाँ पर पत्थरबाजी बड़े पैमाने पर होती थी। इन पत्थरबाजियों का जो फंडिंग होता था ना, ये विदेशियों के द्वारा होता था, इंटरनेशनल फंडिंग होती थी। उसमें बहुत सारे जो पाकिस्तान का जो ISI है, जो इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस वहाँ की है, उसके द्वारा भी फंडिंग की जाती थी। इसी को रोकने, इन सबको घटनाओं को रोकने के लिए भारत सरकार ने दिन ब दिन ये जो कानून है उस पर वो और अधिक कठोर किया। ठीक है, तो जब आप उदाहरण लिखेंगे तो इन सब चीज़ों को सम्मिलित कर सकते हैं
लेकिन किसी समुदाय का नाम नहीं लिखना है। ये आपके आंसर को और अधिक मजबूत बनाएगा। इसके अलावा देखिए, अब ये सवाल उठता है कि ये जो है एनजीओ होते क्या है। एनजीओ का ना कोई स्पष्ट डिफिनेशन नहीं है, लेकिन एनजीओ नॉन गवर्नमेंटल है, यानी गैर सरकारी एक ऐसा संगठन होता है जो कि सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक इत्यादि क्षेत्रों में काम करता है। अब देखिए, जैसे ये ऑक्सफैम इंटरनेशनल है, ये भी एनजीओ है, इसका जो एक ब्रांच भारत में भी है। इसके अलावा आपने इसका नाम सुना होगा एमनेस्टी इंटरनेशनल का, जो मानवाधिकार संगठन है, आपने इसका भी नाम सुना होगा। कुछ दिनों पहले ऑक्सफैम इंटरनेशनल के द्वारा एक रिपोर्ट पब्लिश किया गया था, आपने शायद ये पढ़ा होगा, कि जो पूरी दुनिया भर में इनइक्वालिटी पर रिपोर्ट था, और इसमें मुख्य मुद्दा ये था कि जो दुनिया भर का जो 99%, यानी कि जो 99% रिसोर्सेज है, देखिए जो ऑक्सफैम का जो ये रिपोर्ट पब्लिश हुआ था उसमें ये मुद्दा होता है, जो 99% रिसोर्सेज है, संसाधन है पूरी दुनिया का। देखिए लिख देते हैं यहाँ पर ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। यानी रिसोर्सेज जो है उस पर 1% जो अमीर लोग हैं उसका अधिकार है। यानी कि दुनिया भर के जो 1% अमीर लोग हैं वो 99% संसाधनों का उपयोग करते हैं। आपने ये सुना होगा, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको कहीं पर भी आप कोट कर सकते हैं, आप मेंस के आंसर राइटिंग में कोट कर सकते हैं, या आप इसको कोई निबंध लिख रहे हैं, यानी एस्से का टॉपिक लिख रहे हैं, वहाँ पर इसको कोट कर सकते हैं। ये आपके आंसर को मजबूत बनाएगा। और ये बस एक उदाहरण है। इस टाइप का आप जो है एक अलग से कॉपी बना लीजिए, फैक्ट कॉपी, एक फैक्ट्स कॉपी बना लीजिए। उसमें इस टाइप का जो भी कंटेंट है आप उसमें पूरा भर भर के डालिए। जब आंसर लिखेंगे तो इस चीज़ को मजबूत बनाएगा। ये बस आपको शो के लिए बताया गया है कि आप देखिए ये भी लिख सकते हैं। इसके अलावा इस टाइप के बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे, उसको आपको कोट करके एक कॉपी में लिख लेना है, ठीक है, एक नोट्स बना लेना है आपको। अब आते हैं मुद्दे पर आते हैं। जो एफसीआरए एक्ट है, ये जो एफसीआरए एक्ट है इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? देखिए, इसको पहली बार जो है 1976 में शुरू किया गया था, और इसमें एमेंडेड मतलब यानी कि इसका मतलब होता है संशोधन। 2010 में इस पर जो है संशोधन किया गया। ये किसके लिए एप्लीकेबल होता है, अब ये भी जानना जरूरी है। तो जो एफसीआरए का जो अकाउंट होता है, ये कोई भी एनजीओ जो विदेशों से फंडिंग लेना चाहती है, ठीक है, इसमें अकाउंट रजिस्टर्ड कराना अनिवार्य कर दिया है भारत सरकार ने। इसके अलावा जो शुरुआती दौर में रजिस्ट्रेशन होता है वो 5 सालों के लिए होता है। ये आपको प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से याद रखना है। शुरुआती का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो 5 सालों के लिए होता है। कोई भी एनजीओ जो कि सोशल, एजुकेशनल यानी सामाजिक, शैक्षणिक, धार्मिक और राजनीतिक भी हो सकता है, सांस्कृतिक भी हो सकता है, उसके लिए जो है ये फॉरेन फंडिंग ले सकती है। अब हमें ये देखना है कि इसमें कुछ एक्सेप्शन भी हो सकता है। कौन कौन से लोग हैं जो इसमें फंडिंग नहीं ले पाएंगे, ठीक है। एनजीओ के बारे में ये तो पता चल गया, जो सामाजिक, शैक्षणिक, जो सामाजिक क्षेत्रों में काम करते हैं, जो शैक्षणिक में हैं, यानी जो सोशल में हैं, जो एजुकेशनल है, जो कल्चरल है, ऐसे इन सब लोगों को, कल्चरल है, रिलीजियस है, कल्चरल है, फिर जो रिलीजियस क्षेत्रों में है, उन सबको फंडिंग मिल सकता है। लेकिन किसको नहीं मिल सकता है? देखिए, किसको नहीं मिल सकता है, इसका सिंपल सा उदाहरण है कि जितनी भारत की पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको विदेशी फंडिंग लेने पर प्रोहिबिट यानी प्रतिबंध लगाया गया है, ठीक है। हालांकि इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है। इसमें भारत में जितने भी जज हैं, जो सरकारी अधिकारी हैं, जो जज हैं, जज को क्यों प्रतिबंध लगाया गया है? जो न्यायपालिका है इस पर इसलिए लगाया गया है क्योंकि भारत में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, बहुत सारे, जैसे मान लीजिए हाल फिलहाल में जो है एक कंपनी का डील चल रहा है भारत में, जैसे रिलायंस का है। न्यायपालिका में प्रतिबंध इसलिए लगाया गया है तो कुछ दिनों पहले जो है जैसे एक मुद्दा चल रहा है न्यायपालिका में, रिलायंस और अमेजन कंपनी के बीच चल रहा है। रिलायंस कंपनी का जो विवाद चल रहा है, रिलायंस और फ्यूचर ग्रुप का डील हुआ था, उसमें जो है अमेजन कंपनी ने इस पर आरोप लगाया है। अमेजन कंपनी जो है रिलायंस और फ्यूचर डील को रोकना चाहती है। तो अमेजन कंपनी चाहे तो फंडिंग करके जो है भारतीय न्यायपालिका में अपने पक्ष में जो है जजमेंट दिलवा सकती है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए न्यायपालिका पर जो है प्रतिबंध लगाया गया है, वहाँ से विदेशी फंडिंग नहीं हो सकता है। इसके अलावा जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं वो भी जो है फॉरेन डोनेशन बिल्कुल नहीं ले सकते हैं। इसमें कुछ बाद में जो है भारत सरकार के द्वारा कुछ बदलाव लाया गया था पॉलिटिकल पार्टीज पर, यानी जो विदेशी कंपनी का जो सब्सिडियरी है, यानी उसका जो एक पार्ट है, मान लीजिए कोई एप्पल कंपनी है, एप्पल कंपनी का कोई ब्रांच है भारत में,
कोई कंपनी जो इंडियन सब्सिडियरी है विदेशी कंपनी का, वो चाहे तो पॉलिटिकल पार्टी को चंदा दे सकती है। उसके अलावा एक और प्रावधान है कि कोई भी विदेशी कंपनी, जैसे कोई भी विदेशी कंपनी जिसमें जो है भारतीयों के द्वारा 50% से अधिक शेयर, 50% से अधिक शेयर है भारतीयों का कोई विदेशी कंपनी में, तो वो भी चाहे तो भारतीयों को, भारत में पॉलिटिकल पार्टीज को चंदा दे सकता है। इस पर बस यही है, आपको बस इतना याद रखना है। ये आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। मैं इसका जो PDF है वो अपने एजुकेशनल ऐप है मेरा गूगल प्ले स्टोर पे, गूगल प्ले स्टोर पे वो आपको मिल जाएगा, तो आपको वहाँ से सारा का सारा PDF मिल जाएगा। इसके बाद FCRA कानून के तहत आपको ये भी जानना जरूरी है कि इसमें जो है अगर आपने एजुकेशन के लिए खर्चा ले लिया है, यानी कि जो भी कोई NGO है, मान लीजिए अगर उसने एजुकेशन के लिए विदेशी फंडिंग लिया है, यानी शिक्षा के लिए लिया है, ठीक है, तो वो स्वास्थ्य पे खर्चा नहीं कर सकता है। यानी कि देखिए हिंदी में लिख देते हैं, थोड़ी हैंडराइटिंग ठीक नहीं बन पा रही है क्योंकि ये पेन काम ठीक से नहीं कर रहा है। लेकिन देखिए अगर NGO का मुख्य ये है, अगर वो शिक्षा के क्षेत्र में अगर उसको विदेशी फंडिंग हुआ है तो वो जो है स्वास्थ्य के क्षेत्र में रुपया खर्च नहीं कर सकती है। ये भारत सरकार ने नियम बना दिया है। इसके अलावा एक और नियम ये बनाया है कि कोई जो विदेशी NGO है वो चाहे तो उसका जो, मान लीजिए NGO का कोई एक ब्रांच होता है, अलग अलग ब्रांच होता है, तो वो जो उनके अदर ब्रांच है, जो सब्सिडियरी ब्रांच है, यानी जो स्मॉलर ब्रांच है, उसको रुपया ट्रांसफर भी नहीं कर सकती है। ये भी भारत सरकार ने नियम बना रखा है। इसके अलावा ये भी नियम है कि आधार जो है सबके लिए कंपलसरी कर दिया है। सरकार ने ये नियम बना दिया है कि कोई भी जो NGO होगा उसके लिए जितने भी ऑफिशियल काम करते हैं उनका पहचान जो है सार्वजनिक रूप से देना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा जितने भी NGO को फंडिंग होता है उसका पहले क्या था कि एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए मैक्सिमम यानी अधिकतम जो है 50% तक जो है वो खर्च कर सकते थे, अब उसको घटा के जो है 20% कर दिया गया है। ये भी आपको जानना अनिवार्य है। अगर किसी भी NGO के द्वारा कुछ इलीगल गतिविधियाँ, कोई NGO इलीगल गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है तो भारत सरकार चाहे तो उस पर प्रतिबंध लगा सकती है। शुरुआती जो ये दौर होता है ये लगभग जो है 180 दिनों के लिए होता है, शुरुआती तो इनिशियल पीरियड होता है। और इलीगल गतिविधियों में लिप्त पाए गए लगभग 20,000 से अधिक NGO को जो भारत सरकार ने अब तक जो है सस्पेंड कर दिया है ना। ये सब चीज़ अगर आप डाटा फैक्ट लिखेंगे तो आपका जो है आंसर मजबूत होगा। और प्रिय छात्रों, हमारे द्वारा हाल के अब बहुत जल्द जो है UP PCS टेस्ट सीरीज 2022 की शुरुआत होने वाली है। आप लोग चाहें तो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें लगभग जो है 5,000 से अधिक प्रश्न आपको सॉल्व करने के लिए दिए जाएंगे, तो बिल्कुल आप लोग पार्टिसिपेट कीजिएगा सबके सब। चलिए आगे देखते हैं। जब आप NGO का आंसर राइटिंग करेंगे तो पहले तो चलिए इंट्रोडक्शन लिख दिए और प्रो लिख दिए, यानी कि सकारात्मक बातें, फिर नकारात्मक बातें, लास्ट में आप एक आर्गुमेंट लिखेंगे यानी कि वे फॉरवर्ड, ठीक है। ये बहुत सारे से हिंदी माध्यम के स्पेशली जो छात्र होते हैं वो इस बात को नहीं लिखते हैं। वे फॉरवर्ड यानी कि भविष्य में कुछ आप एडवाइस दे सकते हैं क्या होना चाहिए, तो एक ट्रांसपेरेंट मैनर हो सकता है, पारदर्शिता का मामला हो सकता है। और कोरोना के कोविड-19 के दौर में NGO ने भी बेहतरीन काम किया है। बहुत सारे से NGO थे जिन्होंने, बहुत सारे NGO थे जिसके द्वारा जो गरीब वर्ग के लोगों के लिए बहुत सारा काम किए गए हैं। आप उसको जब भी आंसर लिखेंगे NGO का, बस उसको क्या करना है कि आगे में एक सजेशन वेब फॉरवर्ड करके और जितने भी सजेशन उसमें लिख दिए, जैसे कोविड-19 के समय में NGO ने बेहतरीन काम किया है और क्या काम किया है वो यहाँ पर पुट कर दीजिए। उसके अलावा भारत सरकार का जो उसके अलावा एक पारदर्शिता होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए अकाउंटिंग में। इसके अलावा कोई भी सा भी जो दखल हो वो राजनीतिक आधार पर मतभेद पर नहीं हो। जैसे मदर टेरेसा के अकाउंट को जब बंद किया गया तो ये आरोप लगाया गया है कि भारत सरकार के द्वारा जो है राजनीतिक आधार पर जो है उसे बंद कर दिया गया है, हालांकि ऐसा ना हो। देखिए NGO पर जब प्रतिबंध लगता है तो बड़े पैमाने पर इससे भारतीयों की एक भारत सरकार पर भी प्रश्न चिन्ह उठते हैं, क्योंकि बहुत सारे से अंतर्राष्ट्रीय NGO हैं जिसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ही पहुंच है। जैसे ही भारत सरकार ने प्रतिबंध लगाया मदर टेरेसा के NGO पर, तो अमेरिका तक में, यानी कि जो यूनाइटेड नेशंस हैं या जो IMF है वहाँ तक भी ये बात पहुँच गई थी। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों। पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए इसी तरह।
और जितने भी इंपॉर्टेंट इशूज हैं उसकी हम चर्चा करेंगे। ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में उपलब्ध हो जाएगा आपको। ये जो PDF है वो आपको हमारे एजुकेशनल ऐप पे मिल जाएगा, गूगल प्ले स्टोर पे। गूगल प्ले स्टोर पे जो है ये मिल जाएगा, ठीक है। आपको क्या करना है, सर्च करना है विवेकानंद IAS, सर्च करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा और उसमें जो है आपको ये सारे PDF मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।